मार्केट होता क्या है? देखिए, बचपन से आपको पता है कि कुछ सामान लेना है तो हमें कहां जाना है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर सेलर भी है और बायर भी है, और जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज किया जा रहा है। देखो, पूरे चैप्टर में ना कहीं पर भी खाली गुड्स का प्रयोग हो रहा है या प्रोडक्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे उसके अंदर क्या है ऑलरेडी, सर्विसेज। देखिए, सबसे पहले ए प्लेस, मार्केट क्या है? ए प्लेस वेयर बायर सेलर कम इनटू कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, या फिर ए प्लेस वेयर सेल एंड परचेज टेक प्लेस, जहां पर सेल और क्या होती है, और ये ऑब्वियस है, सेल होगी तो ऑटोमेटिकली परचेज होगी, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलती हैं, राइट? तो उसको बोलते हैं मार्केट। देखिए, इससे पहले कि टाइप ऑफ मार्केट्स पढ़े, एक सिंपल सा कंसेप्ट, पुराने जमाने में ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करती थी। आप अपने पड़ोस के बाजार में जाते थे, वो जो आज भी है, जो आज भी है, मगर कंसेप्ट धीरे धीरे बदल गया। अब ऑनलाइन मार्केट भी आ गई। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, सब पे ऑनलाइन आप ऑर्डर देते हो, वो भी मार्केट ही है। वहां पर भी क्या हो रही है? सेल और परचेज। वहां पर भी सेलर भी है और बायर भी है। तो इस तरीके से ना हमें अलग अलग तरह की मार्केट पढ़नी है। वो अलग बात है, थियोरेटिकली हमारे पास बड़ी सारी मार्केट है, प्रैक्टिकली इस चैप्टर में 4 मार्केट पढ़ी जाएंगी। कितनी मार्केट पढ़ी जाएंगी? 4। बाद में चले जाना 11 बजे। एब्सेंट लगा के जीव बार वापिस आके प्रेजेंट लगा लियो। चलिए, हम क्या कहते हैं, थियोरेटिकली बहुत सारी मार्केट है जो हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली हमें 4 ही मार्केट पढ़नी है। कौन कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। जिन्होंने पहले पढ़ रखे है वेल एंड गुड, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट सुन रहे हो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ही आसान सा स्कोरिंग चैप्टर है, बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है? अब देखिए, मार्केट कैन बी फिजिकल, कैन बी ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट। आप में से कितनों ने आज तक ऑनलाइन मार्केट का प्रयोग किया है? कभी कुछ भी आपने ऑर्डर किया हो? ऑलमोस्ट 50% क्लास ने कर रखा है, तो मतलब ठीक चल रहा है काम उनका हिसाब से, तो है ना? कभी कुछ मंगाया हो आपने, राइट? देखिए, मार्केट की क्लासिफिकेशन से पहले आपको 5 बातें बताता हूं। 5 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मार्केट को बनाते हैं, जिनके बेसिस पर मैं मार्केट को क्लासिफाई कर सकता हूं। कितने एलिमेंट है? 5। पहला, बायर एंड, और मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। बायर मतलब जो सामान खरीदता है, सेलर मतलब जो सामान, अगर ये दो लोग ही नहीं होंगे तो मार्केट चल ही नहीं पाएगी। सेकंड, आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। आपको देखो, हर कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। वो कुछ ना कुछ क्या है? या तो आप गुड्स कंज्यूम करते हो या आप सर, और क्या करते हो आप? इसके अलावा कुछ नहीं करते आप। प्रैक्टिकली आप गुड्स कंज्यूम करते हो या सर्विसेज कंज्यूम करते हो। थर्ड, बार्गेनिंग फॉर प्राइस। बार्गेनिंग की है कभी? हाँ, लड़कियों ने तो की होगी, लड़कों ने बहुत कम की होगी शायद। बार्गेनिंग भी जरूरी है। अच्छा, दुकानदार को भी पता है कि आप बार्गेनिंग करोगे, इसलिए वो प्राइस ज्यादा बताएगा। उसको पता है कि कम तो करना ही है। देयर आर सर्टेन शॉप्स जो कहती हैं फिक्स प्राइस है, जो बार्गेनिंग नहीं करने देती। अदरवाइज आप बाजार में जाओगे, दुकानदार को पता है जो भी प्राइस वो कोट करेगा आपने कम करवाना ही करवाना है। वो देखो, सेलर हमेशा ज्यादा प्राइस मांगता है, बायर हमेशा, तो दोनों बीच में आके एक जगह पे सेटल हो जाते हैं जहां पे डील पक्की हो जाती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। जनरली हम क्या बोलते हैं? राइट। एंड फोर्थ, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। ऐसे कहते हैं कि बायर सेलर को मार्केट कंडीशन के बारे में सारा पता है। मैं वैसे इससे 100% सहमत नहीं हूं, आजकल नहीं पता होता कई बारी, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्यूटर जो है, आप कैसे कैलकुलेशन ऑफ टाइप या फाइंडिंग आउट द टाइप, हम कह सकते हैं यस, बायर और सेलर को नॉलेज पूरी है। एंड द लास्ट, प्राइस। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप दुकान पे जाते हो, अच्छा मैंने कई लोगों को देखा है, उनको ना प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई लेना नहीं है। मतलब मानो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को, हमारे पास 1-2 बच्चे आए, हम उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे हैं। उनके घर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूछे फीस बताओ, फीस बताओ, खाली फीस बताओ। दे जस्ट वांट टू नो द प्राइस, कि प्राइस के हिसाब से हम देखेंगे हमें करना है या नहीं करना। तो ऐसे कस्टमर भी होता है,
दुकान पे जा रहे हो, आप क्वालिटी नहीं देख रहे, स्टफ नहीं देख रहे, आपको पता है कपड़े ने, आपको कपड़े का प्राइस दो, आपकी दुकान पे सामान कितने का है। मान लो उस कस्टमर का बजट है 500 से 1000, आपने बोल दिया 2000 रुपए। कस्टमर नहीं पूछेगा क्यों 2000, क्या क्वालिटी है, कस्टमर चुपचाप निकल जाएगा। ऐसे कस्टमर भी होते हैं। और कई कस्टमर होते हैं जो प्राइस के ऊपर बार्गेनिंग करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। तो सब चीजें होती हैं, 5 चीजें मिलकर मार्केट को बनाती हैं। क्या क्या? बायर एंड सेकंड गुड्स एंड नॉलेज अबाउट बार्गेनिंग ऑफ एंड द प्राइस एंड द। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। इवन ऑनलाइन मार्केट्स देखो आजकल चल पड़ी हैं, बहुत अच्छी भी हैं। अब उतना डिस्काउंट नहीं देते पहले जितना देती थी। ऑनलाइन उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कैसे दिया? लोगों को कैशबैक देकर, डिस्काउंट देकर, नो कॉस्ट ईएमआई देकर, बड़े बड़े ऑफर्स देकर कस्टमर अट्रैक्ट होता है। डिमांड पड़ता है ना, थ्योरी ऑफ डिमांड। कस्टमर हमेशा कम प्राइस पर ज्यादा चीजें खरीदना चाहता है। शुरू में कैशबैक देते थे, ऑफर देते हैं, अब कितना देते हैं? अब अलग से स्पेशल सेल चल रही है तो अलग बात है। नॉर्मल रूटीन में आपको इतना डिस्काउंट नहीं, बट आपको क्या पड़ चुकी है? आदत पड़ चुकी है, राइट? इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। क्लियर बेटे यहां तक? यस, पक्की बात। गुड्स की बात कर लेते हैं एक बारी। हम मार्केट में क्या करने जाते हैं सर? गुड्स खरीदने, ऑब्वियसली। जब मैं गुड्स बोल रहा हूं तो क्या इंक्लूड कर रहा हूं मैं? तो हम क्या खरीदने जाते हैं? यहां पर मैं गुड्स को दो पार्ट में बांटता हूं, इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स। पहले बात करता हूं फ्री गुड्स की, जिसको खरीदना नहीं पड़ता, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मार्केट में मिलता ही नहीं है, जो हर जगह मिलता है। एक ऐसा गुड्स जो कि क्या है? फ्री, जिसकी जीरो वैल्यू है। जीरो वैल्यू का मतलब प्राइस जीरो है। क्या जीरो है? और ये एबंडेंट है सप्लाई में। एबंडेंट का मतलब होता है अनलिमिटेड। क्या होता है? आज की डेट में जब हम बात करते हैं, दुनिया में एक ही चीज है जो अनलिमिटेड है, वो है एयर, हवा। क्या है? हवा खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर बारिश का मौसम हो जाए, अच्छा सा हो जाए ना, बाहर हवा ही हवा है। आज बाहर हवा है, अंदर गर्मी है ना। बाहर अब फ्री की है बाहर वाली, तो अंदर की तो आप एक घर पे एसी पंखा चल रहे हो तो पैसे वाला है। तो एयर क्या है? अबंडेंट। एयर को खरीदने के लिए मार्केट में जाना नहीं पड़ता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्रैक्टिकली एक बात तो आप समझ जाएंगे यहां पर कि इस चैप्टर में जो बात करूंगा मैं फ्री गुड्स की तो नहीं करूंगा, क्योंकि फ्री गुड्स में ना तो सेलर है, ना बायर है, ना ही प्राइस है, राइट? तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक गुड्स की। किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक गुड्स जो फ्री में नहीं है। जो फ्री में, आपने पेन ले रखा है, नोटबुक ले रखी है, क्या फ्री मिली थी? आपके कपड़े जूते फ्री हैं। आप घर से बस में, ऑटो में, रिक्शा में, बाइक पे आए, बाइक का पेट्रोल लगा, ऑटो पे फेयर लगा, क्या वो फ्री था? सुबह से शाम तक क्या फ्री मिलता है आपको? कुछ फ्री नहीं मिलता हवा के अलावा। तो मार्केट में यानी कि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दे ऑल आर इकोनॉमिक गुड्स। कौन से गुड्स हैं? क्योंकि फ्री में नहीं मिले। फ्री में इनकी फीचर पहला, ये लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? आपके डिमांड का बेसिक स्ट्रक्चर यही तो कहता है, स्कार्सिटी। क्या कहता है? सेकंड, दे कमांड प्राइस, मतलब दे आर चार्जेबल। उनको पाने के लिए, उनको लेने के लिए, यू नीड टू पे द प्राइस। आप पैसे दोगे तो वो आपको मिलेंगे, नहीं तो आपको नहीं मिलेंगे। थर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कह रहे हर चीज की ना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, देखो, व्हेन यू हैव मोर देन टू ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन इनफैक्ट, आप एक को चूज करते हो, दूसरे को छोड़ते हो, तो जो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप अपना एग्जांपल लो, आप स्कूल में जाते थे, आप कैंटीन में जाते थे, सपोज करो आपकी जेब में 20 रुपीज है। 20 रुपीज में समोसा भी है और बर्गर भी है, 20 का। आपका आज मन किया समोसा लेते हैं। समोसा लेने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया? और बर्गर लेने के लिए, बिकॉज यू हैव स्कार्स रिसोर्सेज, पैसा लिमिटेड है, तो यू नीड टू मेक द चॉइसेस। इकोनॉमिक्स में बेसिक फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं कि चॉइसेस करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती है? तो उसी उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक गुड्स में सबको सब कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज लेने के लिए आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इकोनॉमिक गुड्स ऑलवेज हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या फ्री गुड्स में होता है ऐसा? फ्री गुड्स में कुछ नहीं होता। फ्री में एयर है, आप घर के बाहर बैठ जाओ, बालकनी में बैठ जाओ, चेयर लेके, कुछ जा थोड़ी रहा है उसमें, राइट? तो उसको फ्री गुड्स बोलते हैं।
जहां पर यू नीड टू पे द मनी, जहां पर पैसा देकर सामान मिलता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। तो इस चैप्टर में हम कौन से गुड्स की बात करेंगे? कौन से गुड्स की बात करेंगे? इकोनॉमिक गुड्स, राइट। कई बच्चे जवाब नहीं देते, जवाब देना भी तो फ्री गुड्स है। जवाब कह रहे हैं हम फ्री का कुछ नहीं देंगे, हमें पैसे दोगे तो हम देंगे ना। क्लियर है बात यहां तक? यहां तक कोई डाउट बेटे किसी को? बेसिक सा पॉइंट था, कुछ मुश्किल था नहीं इसके अंदर। क्लियर है? दोबारा पूछ रहा हूं, कंसेप्ट सबने नोट डाउन कर रखा है? पक्की बात है? कोई तो होगा यार, ऐसे नहीं होता। एक तो बच्चा होता है खतरनाक सा जो नहीं लिख के आता। बता दो, हम उसको इनाम देंगे। बताओ बताओ जल्दी बताओ। दो चार के हाथ यहां तक गए हैं, कहीं बाल सेट करके नीचे आ गए हाथ। कह रहे मन तो कर रहा है हमारा सच बोलने का, हमारा दिल तो कह रहा है, यस प्रिंस लिखा है बेटे, हमारा मन तो कर रहा है सच बोलने का, बट चलो एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि सबने लिखा है। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को वो बताओ। पक्की बात है बच्चे? चले अब बात करते हैं प्राइस। ओहो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? प्राइस। बिना पैसे दिए कुछ मिलता है नहीं। आप कैंटीन में गए थे अभी समोसा खाने, आपको प्राइस पता है तभी आपने समोसा लिया या बर्गर लिया। मान लो आपकी जेब में है 20 रुपीज और कैंटीन में अवेलेबल है बर्गर, और बर्गर है 50 रुपीज का, क्या आप ले पाएंगे 20 में? अनटिल अनलेस की दुकानदार आपका जान चल के क्रेडिट पे दे दे, अलग बात है, बट देने तो पड़ेंगे वो पैसे भी, राइट। तो पैसा बड़ा जरूरी है। कहीं पर भी आप जाओगे तो आप प्राइस पूछोगे। क्या करोगे? प्राइस। रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, मेन्यू लिस्ट दी होती है ना आपको, आप बिना प्राइस देखे तो ऑर्डर नहीं करते जनरली। मतलब इफ यू बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली तो आप जाके बोलते हो भैया ये ऑर्डर ले लो। अदरवाइज जनरली हर बंदा क्या चेक करता है? प्राइस चेक करता है। वो ना आजकल लोग जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, सबसे सस्ता सैलेड होता है खाली, उससे पानी भी कई बार महंगा होता है बहुत ज्यादा। तो प्राइस देखना बड़ा जरूरी है। प्राइस का मतलब क्या हुआ? वो कंसीडरेशन जो हम गुड्स या सर्विसेज के बदले दे रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले द वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू को आप हाईलाइट कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक टाइटन की स्मार्ट वॉच है, उस पर लिखा है 4000 है ना, सॉरी 4999, 4999। ये क्या है? 4999, ये उसका प्राइस है। इसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब आप अगर मुझे 4999 रुपए देंगे, नहीं समझ आएगा ना 4999, नहीं नहीं हिंदी थोड़ी पकड़ की कमजोर है। 4999 दोगे तो हम आपको बदले में क्या देंगे? घड़ी देंगे, वॉच देंगे। तो एक्सचेंज बोलते हैं। क्या देते हैं? एक्सचेंज। इस बच्ची को हम बताए ना 12:15 बजे, 12:15 पता है आपको? हाँ तो इससे पूछते हैं, कहती है 12:15 का मतलब सवा और पौने 12, इसका पौने और सवा थोड़ा वीक है। 12:30 पता है? वो भी नहीं पता? वो पता है, चलो पता है 12:30 कितना होता है? 12:30। और 12 कितने भी होता है? 9:30 पता है क्या होता है? तो आ कभी 9:30 पे, पता है फिर भी नहीं आता। चले क्लियर भी बात है? सुनो, आप दुकान पर गए मार्केट में बिस्किट लेने, पार्ले जी सपोज कीजिए, दुकानदार ने बोला भैया 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन, आप दोगे 10 रुपए, वो बदले में क्या देगा आपको? पार्ले जी, राइट। हर चीज की वैल्यू इन एक्सचेंज होती है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। क्लियर है बात यहां तक? तो जो भी दुकानदार आपसे पैसे लेता है वो आपसे क्या लेता है? वैल्यू इन एक्सचेंज। अब इस वैल्यू को ना मैं 3 पार्ट में बांटता हूं, ये इसके पीछे ना आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। क्या लिख लीजिए? ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ना दोबारा पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन जो बच्चा बताना चाहेगा। आपने स्मार्ट वॉच ली 4999 की, क्या वो खाली वैल्यू इन एक्सचेंज है या उसके अंदर और भी वैल्यूज जुड़ी होंगी? आपने पार्ले जी लिया 10 रुपए का, क्या सिर्फ वो वैल्यू इन एक्सचेंज है या कुछ और भी होगा? हर प्रोडक्ट के अंदर जनरली 3 वैल्यू होती है। कितनी होती है? पढ़ना क्या लिखी है? पहली क्या लिखी है? ये तो आपको पता चल गई थी। दूसरी क्या लिखी है? तीसरी क्या है? अब इसको समझना है, ठीक है। 3 बातें दोबारा एक बार नाम पढ़ लेते हैं। वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन
एंड थर्ड सेंटिमेंटल वैल्यू, राइट, विच समझते तो बड़े ध्यान से समझना। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब तो वही है, द अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच में बी ऑब्टेन इन द मार्केट एक्सचेंज ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, या इसको रिवर्सल बोल लो आसान भाषा में, द प्राइस फॉर विच ए थिंग कैन बी एक्सचेंज। एक बिस्किट कितने का मिलता है? 10 रुपए का, वो क्या है? वैल्यू इन। एक घड़ी मिलती है 2000 की, वो क्या है? वैल्यू इन। समझ रहे बात को? कुछ भी, आप कुछ भी खरीदो, चाहे आपने 1 रुपए की कोई चीज खरीदी है वो भी वैल्यू इन एक्सचेंज है, आपने 1 लाख की कुछ खरीदा है तो वो भी वैल्यू इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्यूमा के शूज पर लिखा है 5999, या फाइबर, जियो फाइबर का इंटरनेट लगता है 1499। ये देखो, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है 99 वाला, आप देखोगे तो कोई भी प्रोडक्ट लो 1000 का नहीं मिलता, वो कितने का मिलता है? ये आपका साइकोलॉजिकल आपको इंपैक्ट डालता है, खासकर जो जहां पर डिजिट बड़े होते हैं वहां पर तो बहुत ज्यादा। अच्छा 999 में 3 डिजिट है, 1000 में 4, 4 नंबर आगे ना, तो आपको लगता है नहीं 999 अच्छा है। दुकानदार चाहे 1 रुपया नहीं दे आपको, बट आपको क्या खुशी हुई? आप बोलोगे 999। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लो, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, आप ब्रांडेड कपड़े लो, ब्रांडेड शूज लो, कुछ भी लो, सब आपको ऐसे ही मिलेंगे। यू नो, आज जहां पर बर्गर, जैसे आप डोमिनोज पे जाओ पिज्जा की ऐड करते हैं, वो कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 49। आज भी मैं जाता हूँ, रास्ते में आता है हमारे घर के रास्ते में जीटी रोड वाला, लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम 49। मैंने एक दिन ऑर्डर किया, बच्चों की पार्टी थी एक दिन, उस पर ऑर्डर किया था, कह रहा है 49 वाला नहीं है हमारे पास, बाहर लिखा हुआ है, कह रहा है 49 वाला है ही नहीं। मैंने कितने से है? कह रहा है 89 से, बोला उसने 90 अभी नहीं बोला, अभी क्या बोला? 89। अच्छा 89 सुन के आपको अच्छा लगता है कि 90 नहीं है 89 है, किसी को आप बोला 99 और किसी को आप बोलो 100, अच्छा उसको 100 महंगा लगेगा, क्या लगेगा? 1 रुपया का देगा वो 100 ही, फिर भी उसको हम 1 रुपया एक्सचेंज में खुला देंगे, बट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालते तो याद रखना हमेशा 99 में होगा। तो अगर मैंने कहा डोमिनोज का पिज्जा 49 का है, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज वैल्यू इन, कि 49 रुपए लाओ और पिज्जा लेकर जाओ। आजकल के बच्चों को हिंदी समझानी पड़ेगी ना थोड़ी थोड़ी, पता सबको 49 रुपए क्या होते हैं? सबको पता है? 69 बताओ कितने होते हैं? 89। ये पढ़ के आया बच्चा घर से। चलिए, चलो मान लेते हैं, राइट, वैल्यू इन एक्सचेंज, क्लियर है बात? एक और वैल्यू होती है गुड्स के अंदर, वैल्यू इन यूज का मतलब उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसके एट्रीब्यूट, उसकी फीचर्स, क्या वो फायदा आपको दे रही है, क्या सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिल रहा है। आपने अपने घर पे जियो का फाइबर लगाया था 1499 का, 1499 क्या थी उसकी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, बट आप उसका क्या करते हो? अपना घर से ही अपने बिजनेस की ऑनलाइन मीटिंग करते हो, आप ओटीटी चला रहे हो, अमेजोन का प्राइम चला लिया, नेटफ्लिक्स चला लिया, आप उस पर अपने मोबाइल पे कनेक्ट करके आपने इंस्टाग्राम भी चला लिया, आपने किसी को पेमेंट करनी है आपने गूगल पे, फोन पे कर दिया। क्या ये मल्टीपल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा आपको? क्या मल्टीपल चीजें नहीं दे रहा आपको? देखो इंटरनेट का एग्जांपल मैं इसलिए देता हूं कि आज के जमाने में इंटरनेट से बड़ा कुछ है ही नहीं यूटिलिटी में। आपके आधे से ज्यादा काम किस पे हो रहे हैं? आपने कहा था एक ऑनलाइन मार्केट है अमेजोन, जहां पर सामान खरीदते हैं, कैसे जाते हैं वहां पर? इंटरनेट से। आप दुकान पे गए, आपकी जेब में 10 रुपए नहीं, गूगल पे कैसे करोगे? इंटरनेट से। बाहर भयंकर बारिश आ रही है, आपको एक मीटिंग में जाना है, ऑनलाइन मीटिंग करनी पड़ेगी, अब कैसे करोगे आप? इंटरनेट से। आजकल तो टीवी ओटीटी सब किससे चल रहा है? तो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको एडिशनल बेनिफिट या जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल दे रही है उनको बोलते हैं वैल्यू इन, ना वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन, क्लियर है बात? तो जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो ना, सब में ये दो वैल्यू चूज होती हैं, एक वैल्यू इन एक्सचेंज और एक वैल्यू इन हमेशा होती हैं, हमेशा। और अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा खरीद लिया जो आपके लिए वैल्यू इन यूज नहीं है, तो फिर आपने पैसे बर्बाद ही किए। होता है घर पे कई बार ऐसा सामान लेकर आए थे जो हम यूज ही नहीं करते, बट जनरली बीइंग ए रैशनल कंज्यूमर हम मानते हैं कि आप रैशनल हो। क्या हो आप? रैशनल का मतलब, रैशनल का मतलब विशु बेटे सो रहा है या मोबाइल चला रहा है? आवाज नहीं आ रही? किसके भैया का मैसेज आया था? क्या कह रहे हैं, क्लास में पढ़ना नहीं है? फिर ये तो ये भी वैल्यू इन यूज ले रहा है मल्टीपल।
ये आराम से कह रहा क्लास में है, आराम से बैठ के मोबाइल चलाऊंगा आराम से, ऐसा। चलिए अब थर्ड बात करते हैं, सेंटिमेंटल। क्या बात करते हैं? इसको छोड़ दो, मुझे बताओ सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? भाव। भाव क्या होते हैं? अच्छा, भाव वापिस इमोशन होते हैं। ये तो वही बात हुई ना, दो लोग हैं, राम और श्याम। उसने राम से पूछा तू कौन है, कह रहा मैं इसका भाई। उससे पूछा तू कौन है, कह रहा मैं इसका भाई। कह रहा दोनों कौन हो, कह रहा भाई भाई। वही काम कर रहा है, इमोशन भाव है। भाव क्या है? इमोशन। मतलब आपकी फीलिंग्स, यू नो। अब आप समझो कैसे। कई बार ना खर्चे ऐसे होते हैं या प्रोडक्ट की वैल्यूज ऐसी होती हैं, यू नो, जो आपको करनी पड़ती हैं या बोले करवाई जाती हैं। करवाई। अब कई एक्सपेंसेस आप खुद खुद कैलकुलेट करना अपने लाइफ को देख के। आपने कई बार कई चीजें इसलिए खरीदी हैं क्योंकि इमोशनल होके खरीदी हैं। कैसे खरीदी हैं? कि आपको पता है चीज सही नहीं है या यूज की नहीं है या महंगी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। अब आप जिसमें आपको कहानी का आपने खुद लिया, आप अपने घर वालों के लिए गिफ्ट लेके जाते हो। आपको पता है एनिवर्सरी पे बर्थडे पे देने वाले 90% गिफ्ट किसी काम के होते ही नहीं है, खासकर जो शो पीस टाइप होते हैं। कईयों को तो घर में इतना सामान है रखने की जगह नहीं है। समझ रहे हो? कई बार तो भूल भी जाता है आदमी कि क्या लाया था। मैंने मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ, मैंने एक बार वैष्णो देवी गया और मेरे पापा का बर्थडे था, तो मैं उनके लिए गिफ्ट लाया। मैं 4 साल बाद वैष्णो देवी गया, 4 दिन बाद पापा का बर्थडे, मैं सेम गिफ्ट लिया। मतलब मेरे को याद भी नहीं, मेरे घर में 2 सेम गिफ्ट पड़े हुए हैं लिटरली। अब घर वाले कहते हैं ऐसा कुछ लाओ ही ना, जो मतलब इतने गिफ्ट पड़े हैं जो किसी काम के नहीं है, बट अपने इमोशनलों के लिए। ये होता है, बच्चा मान लो आपके साथ घूमने गया, बच्चा कह रहा है यहाँ पर ना घूमने के लेट से शिमला, ये खिलौना चाहिए। आपको पता है वो खिलौना महंगा है, आप अपने घर जाओगे सस्ता मिलेगा। बट बच्चा पता क्या कह रहा है मैं यहाँ घूमने हो तो मैं यहाँ पे लूंगा, मैं घर जाके क्यों लूंगा? ऑब्वियसली ना। जब वो वेकेशन पे आए तो खर्चा भी कहाँ करेगा वो? वेकेशन पे। आपको जबरदस्ती लेके देना पड़ता है। आजकल के बच्चे माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं। वो कहते हैं पापा आप मेरे फेवरेट हो, मम्मी फेवरेट नहीं है ना। फिर मम्मी को जाके भी सेम लाइन बोल देगा। या आपके सबसे सबसे ज्यादा सेंटीमेंटल पता है कौन खेलता है आपके साथ? आपके दोस्त क्या करते हैं? अब दोस्त को कोई चीज चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है उस समय, वो आपको क्या अच्छा, फिर आप दोस्त से भाई बन जाते सीधा। ठीक है, तू ही तो मेरा भाई है, मैं जान दे दूंगा तेरे लिए, तू जान मांग लियो मेरे से। भाई तू ही सब कुछ है, तेरे भरोसे चल रहा हूं मैं। जैसे एग्जाम में नहीं कहते भाई पास करा दे नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं सेंटीमेंटल वैल्यू। कौन सी बोलते हैं? ये जनरली इमोशन से जुड़ी है और ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब डिफर फ्रॉम पर्सन टू। आपके इमोशन मेरे इमोशन सेम नहीं होंगे। अच्छा, कई लोग बहुत पक्के होते हैं, जितना मर्जी इमोशन उनके साथ खेलो उनको फर्क नहीं पड़ता। करें दोस्ती अपनी जगह, खर्चा अपना अपना। होते हैं ना खतरनाक दोस्त। और कई होते हैं इमोशनल फूल, जैसे हम लोग हैं कहीं ना कहीं। कोई बोल दे, हमारा स्टाफ आता है, सबको समझा रखा है छुट्टी पहले एडवांस में बतानी है, आज का सर कल छुट्टी चाहिए या शाम को छुट्टी चाहिए। बड़ा बेकार सा रीजन देगा, हम 5 मिनट डांटते हैं उसको, फिर 10 मिनट हम बुलाते हैं यार जा यार तू जा, अब क्या बोले बेचारे, ऐसे लगता है हमें। फिर वो फिर पता चलता है बहाना जो मार के गया ना वो। अच्छा, स्टाफ भी देखो मतलब बेशरम है, बहाना कुछ ऐसे ही मार के गया, खतरनाक सा बीमारी वो टाइप का। वो घर जाके इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगा रहा है और उसके इंस्टाग्राम में हम भी ऐड है। ये तो ब्लॉक कर दे हमारे को, हमारे सेंटीमेंट से तो खेल गया ना वो। फिर अगले दिन आओ, अगले दिन वो तैयारी करके आता है, फिर वो डांट खाता है, फिर वो महीने बाद सेम चीज हमारे साथ करता है। बिकॉज वी आर इमोशनल फूल्स। हम कौन है? वी आर नॉट फूल, वी आर इमोशनल फूल। लोग हमारी भावनाओं से छेड़छाड़ करते हैं, करते नहीं करते? सब करते हैं, राइट। अच्छा, और जनरली वो जनरली एग्जीक्यूटिव होती है, बड़ा चढ़ा कर होती है। आपको ना चने के झाड़ पे चढ़ते हैं, भाई तू ही सब कुछ है, देख मेरे कितने दोस्त हैं फिर भी मैं तेरे पास है क्योंकि तू सबसे अच्छा है, बाकी सब बेकार है, तू ही तू है, सब कुछ तू ही है। आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, आप भी खुश होते हो। कई बार ना जीवन में ऐसे दूसरे की हेल्प करने में मजा इसलिए भी आता है कि दूसरे वाला आपको चढ़ा रहा है ऊपर ना, आपको लगता है मेरे पास आया। भगवान वाली फीलिंग ले लेते हो आप लोग, ये मेरी शरण में आया इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना? होता है ना भैया ना, भगवान वाले कर्तव्य। भगवान तो फिर भगवान है ना, हम तो भगवान नहीं है ना। वो ना एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, वो श्री राम वनवास पे जाते हैं, उनके ना पैरों में ना सारे वो कांटे चुभ जाते हैं, तो फिर भी नहीं उतारते, निकालते नहीं उसको। तो वो सीता माँ उनसे पूछती हैं कि आप आपके पैरों में कांटे चुभ रहे, आप इनको निकाल के फेंक दो। तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आया था मैं उसका कभी त्याग नहीं करता, तो मेरी शरण में आया तो मैं इनको कैसे निकाल सकता हूँ? तो हम लोग भी वही फीलिंग ले रहे हैं लगता है ना? ना हमारे कांटे भी अलग है ना, तो हमें राम जी वाले कुछ गुण है ना,
बट फीलिंग फिर भी हमारा दोस्त हमको ऐसी फीलिंग कराता है, वो कहते नहीं अपुनिच भगवान है ना, ऐसे लगता है सबको, तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल। और तुम में से जो हंस रहे हैं ना, देखो दो तरह की स्माइल चल रही है क्लास में। आधे ऐसे हंस रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और उससे ज्यादा आधे ऐसे हंस रहे हैं कि हमने भी ऐसे किया है ना। वो बोले भी हैं खतरनाक लोग। हाँ, क्लास की छुट्टी भी मांगते हैं बच्चे हमारे साथ इमोशनल तरीके से, है ना। संपदा ठीक है। चलिए, और प्रैक्टिकली उस चीज की ना लिटिल और नो रेलेवेंस है, लिटिल और। एक बच्चे ने ना पापा को खिलौना बोला लेने के लिए, वो सेम खिलौना घर पे पड़ा है, कोई रेलेवेंस नहीं है दोबारा खरीदने की, बट अब यहां आया तो लेना पड़ेगा। समझ रहे बात को। अब आप शिमला में घूमने गए, वहां पे मैगी खाते हैं लोग जाके ना, बहुत महंगी महंगी मिलती है, बट बर्फ में ही तो खड़े होकर गर्म चीज खाओगे। अब आपको नहीं, घर जाके मैगी खाएंगे हम। ऑल्दो रेलेवेंस कई बार है, और बट हमने हमने ये क्या है, लिटल और नो रेलेवेंस, मतलब या तो बिल्कुल काम की नहीं है, या काम की है तो थोड़ी बहुत काम की है, थोड़ी बहुत काम की है, राइट। जैसे दोस्त ने कहा वाईफाई का पासवर्ड दे दे, अर्जेंट नीड है। चलो आज देखो, आजकल तो ऑलमोस्ट डेटा अनलिमिटेड है। मान लो किसी के वाईफाई का डेटा लिमिटेड हो, और दोस्त आपको इमोशनल करके सारा डेटा खा गया आपका, आप शाम को बैठे लैपटॉप जाने, लैपटॉप नहीं चल रहा क्योंकि स्पीड ही नहीं आ रही। करते हैं दोस्त, ऐसे नहीं करते, वो आता नहीं, हर एक दोस्त जरूरी होता है। नहीं, जो तू बोलने वाला था मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। चलिए, क्लियर है बात। सब्जेक्टिव मतलब डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी का चैप्टर कराया था, उसमें लिखवाया था यूटिलिटी से सब्जेक्टिव मैटर, याद होना चाहिए आपको। बेटे सब्जेक्टिव तो मीनिंग तो वही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा, क्या बात होगी। क्लियर है बात। तो जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जनरली इट कंटेन थ्री वैल्यूज। आपने घर में जियो का इंटरनेट लगवाया, जितने पैसे दिए वो क्या, वैल्यू इन एक्सचेंज। आपने उससे मल्टीपल काम किए, वो है वैल्यू इन। आपका पड़ोसी आके आपसे इमोशनल करके पासवर्ड ले गया, वो क्या है, आज का डेटा खत्म, राइट। चलिए, अच्छा कई बार नो रेलेवेंस कैसे है, उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमने एक बार ना अपनी क्लास, हमारे इंटर के बच्चे थे, 10-12 लड़के थे, हमने उनके साथ गए घूमने। उस 7-8 साल पहले की बात है, वो उतने वाईफाई नहीं थे, मेरे ख्याल से जियो भी नहीं आया था शायद उस जमाने में, तब की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो ना हम अमृतसर गए, सारे बच्चे फोन लेके बैठे, इंटरनेट मोबाइल में होता ही था, इतना महंगा होता था 3G, और खत्म हो जाता था, ये चलता नहीं था। तो क्या किया हमने, एक रूम लिया, एक बड़े वाला रूम लिया, वो मल्टीपल होते हैं रूम, क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गया, स्टूडियो टाइप होते हैं। तो ना हमने क्या किया, रूम लिया, तो हमने उससे रैंडम पूछ लिया क्या भैया वाईफाई है, उसने कहा वाईफाई, उसने पासवर्ड सबने कनेक्ट कर लिया, सारे बच्चों ने लगा ही पड़े। मैं क्या करो, एक दो तो पता क्या करे, फोन अपडेट कर रहे हैं अपना, कोई फोन अपडेट कर रहा है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब मतलब 2 दिन से तड़प रहे थे सारे कि वाईफाई मिल जाए, तो हमने उसका पूरा प्रयोग किया। अच्छा, उसकी कोई इतनी रेलेवेंस नहीं थी, फोन अपडेट, मैं कहा फोन तेरा आज तक चल तो रहा था, कह रहे नहीं अब अपडेट कर लेते हैं, फ्री में मिल रहा है, तो रात भर लगा के रखा फोन को वाईफाई पे। ऐसे हमारे देश में होता है, लोग सरकार कहती है हम बस स्टैंड पे वाईफाई लगवा देंगे, कई जगह लगी भी हुई है, हमारे यहाँ लगा सकते, तो लोग सारा दिन बस स्टैंड पे बैठे रहेंगे। हाँ, रेलवे स्टेशन पे, पता है प्लेटफॉर्म की टिकट लेके बैठ जाएंगे, ट्रेन पे जाएंगे ही नहीं, है ना। लोग डालेंगे भी सही, इंजॉइंग एट रेलवे स्टेशन विद 14 अदर्स। हाँ, लोग डाल देते हैं। एक बंदे ने डाला था ऐसा, ए मैरिंग बी विद 14 अदर्स, ऐसे भी लोग पागल है, फेसबुक पे डाल देते थे। आजकल की जनरेशन फेसबुक पे कम है शायद ना, फेसबुक भी कमाल की चीज थी, है मतलब, सॉरी, क्लियर बात, ठीक है ना। तो वी आर एंजॉइंग क्लास विद 50 अदर्स, है ना, ऐसे। चलिए आ जाओ, क्लियर है बेटे यहां तक, कोई समस्या किसी को, पक्की बात है। पानी पी ले, पी लो यार अपना अपना, निकालो बोतल बढ़िया तरीके से, पानी लाया घर से, आना चाहिए पानी अपना, पानी पीने, ब्रेक में पानी पीने घर जाना है। तो उसमें घर होने का फायदा तो है, मेरा ब्रेक में घर खाना खाने जाना है, लंच ब्रेक में घर जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि पड़ोस में घर है। वैसे तूने गलत बताया, 2-4 सेंटीमीटर वैल्यू उछल गई यहां से, तो भाई मेरे को भी ले जा, फिर क्या करेगा। अच्छा, ये पहले ही तूने लाल रखा है इसको। चलिए, वो एग्जांपल था ना हमारा, वैल्यू इन सेंटीमेंट, हमें एग्जांपल मिल गया है, कौन है। करें आगे स्टार्ट। अब मार्केट की कुछ बढ़िया से टाइप्स बताते हैं, कैसे बताते हैं, बढ़िया से।
बेटे क्लास शुरू हुई है, अभी तो खत्म भी होगी। घड़ी में देखने से जल्दी थोड़ी हो जाएगी। बोर हो गया अभी से? फिर क्या हुआ, तूने भी लंच में जाना है? फिर ऐसे कर रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है सामने, दो तरह की मार्केट होती है, प्रोडक्ट मार्केट जहां पर आप लोग चाहते हो। आप अपने पड़ोस की दुकान पे जाते हो सामान लेने। अच्छा, जनरली पड़ोस में मोहल्ले में किराना की दुकान होती है, दूध की दुकान भी होती है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट, जहां पर जाकर आप प्रोडक्ट को खरीदते हो, जहां पे नॉर्मल कंज्यूमर जाते हैं, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड, जैसे मान लो हैंडलूम की मार्केट है या ऑनलाइन अमेजोन है। यू नो कई लोग बड़े स्पेसिफिक होते हैं, कपड़े लेने हैं तो मिंत्रा पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेना है तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हैं। ऐसे अलग अलग ब्रांड बने हुए, अलग अलग मार्केट प्लेसेस बनी हुई है। एक होती है फैक्टर मार्केट, क्या होती है? जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेचे जाते हैं। आपका ना एक चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स में, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। जिन्होंने पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा तो बाद में आएगा। देखो, कुछ ना फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे लैंड। आपको एक जगह चाहिए किराए पर, आप किसके पास जाते हो? आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो कि भैया एक मकान चाहिए, दुकान चाहिए रेंट पे, वो दिलवाएगा आपको। उसको बोलेंगे फैक्टर मार्केट। कौन सी बोलेंगे? लेबर के लिए कहां जाते हो आप? एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है, ऑनलाइन भी है, नौकरी.com, इस तरीके के पोर्टल है, आप वहां से एम्प्लॉय हायर करते हो। अच्छा, आप भी जाते हो हायर करने और एम्प्लॉय भी आता है, नौकरी दे दो मुझे। ऐसे ही कैपिटल, आप बैंक के पास जाते हो, लोन चाहिए, आप पब्लिक में शेयर इश्यू करते हो कि पैसे चाहिए, तो इन सबको बोलते हैं फैक्टर मार्केट। कौन सी मार्केट? जहां पर प्योरली गुड्स एंड सर्विसेज बेचे और खरीदे जाते हैं, वह प्रोडक्ट मार्केट। और यहां पे कौन सा कस्टमर जाता है? नॉर्मल कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर? और फैक्टर मार्केट क्या होती है? जहां पर प्रोड्यूसर जाता है। कौन जाता है? प्रोड्यूसर क्या लेने जाता है? फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल। क्लियर है? तो दो तरीके की मार्केट होगी, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। कोई दिक्कत बेटे यहां तक? थ्योरेटिकल टॉपिक है, एग्जाम में आए भी ना आए कोई पता नहीं, बट हमने करवाना तो देखो सारा कुछ। क्लियर है? ये पहली बाइफिकेशन है। बड़ी सारी मार्केट्स हैं, ये हमने प्रोडक्ट की नेचर पे डाल दी। राइट, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। अब देखिए कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रहा हूं मैं आपको, ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे, टाइम के बेस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेस पे, रेगुलेशन के बेस पे, मार्केट की वॉल्यूम के बेस पे और कंपटीशन के टाइप के बेस पे। कितने हो गए? 6 पॉइंट। मैं अब 6 तरीके से मार्केट को बाइफरकेट करने वाला हूं। ठीक है, करें स्टार्ट। ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल हम 4 तरीके की मार्केट देखते हैं, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। सुनिए कभी, लोकल मार्केट आपके पड़ोस की दुकान, आपके मोहल्ले में, आपकी लोकेलिटी में जो मार्केट है वो लोकल मार्केट है। जनरली ये छोटी मोटी होती है, पेरिशेबल गुड्स की। आपके मोहल्ले में मंडी लगती है, सब्जी मंडी, दूध की दुकान, किराने की दुकान, वो कौन सी मार्केट है? लोकल मार्केट। कौन सी मार्केट है? एक होती है रीजनल, एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से कई चीजें मिलती हैं, जैसे नॉर्थ की अलग हो सकती है, साउथ की अलग हो सकती है, ईस्ट की अलग हो सकती है, वेस्ट की अलग। जैसे जनरली लोगों को मार्बल्स चाहिए ना, पत्थर या टाइल्स चाहिए, तो लोग राजस्थान जाते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो एक मार्केट होगी, रीजन हो गया। उस रीजन की सबसे बड़ी मार्बल की मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? उस एरिया में होती है। जैसे हैंडलूम की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नॉर्थ इंडिया में होती है, इस तरीके से। और जनरली ये ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल या सेमी ड्यूरेबल, सॉरी नॉन ड्यूरेबल नहीं, सेमी ड्यूरेबल। इसमें सब्जियां नहीं आएंगी, इसमें दूध नहीं आ रहा, क्योंकि दूध तो ऐसी चीज है जो पेरिशेबल है, मगर सप्लाई तो पूरे इलाके में हो रहा है। अब अमूल का दूध पंजाब से भी आता है, गुजरात से भी आता है, लेकिन आपके मोहल्ले मिलता है ना आपको, तो आपकी लोकल मार्केट में मिलता है। वो कहां मिलता है? पर जो एरिया के हिसाब से स्पेसिफाई होती है उसको बोलते हैं रीजन के हिसाब से, नॉर्थ साउथ, इस हिसाब से उसको बोलते हैं रीजनल मार्केट। क्या बोलते हैं? एक होती है नेशनल मार्केट। कौन सी होती है? कंट्री वाइज। कैसे? ये भी जनरली ड्यूरेबल या कैपिटल गुड्स के होते हैं। जैसे आप देखोगे पावर लूम, पावर लूम की ज्यादातर मशीनरी या जापान से आती है या जर्मनी से आती है। इंडिया की अपनी कुछ स्पेशलाइजेशन हो सकती है।
पाकिस्तान की अपनी कुछ होती है, बम वगैरह लेने हो तो वहां पे, है ना। ऐसे हर कंट्री का अपना एक एरिया है जिसको हम कंट्री वाइज डिवाइड करते हैं मार्केट, उसको बोलते हैं नेशनल मार्केट। कौन सी मार्केट? लास्ट कौन सी होती है? इंटरनेशनल, मतलब द होल ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुना है? आज का जमाना किस चीज का है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आप यहां बैठे दुनिया में कुछ भी मंगवा लेते हो। वो देखो एग्जांपल आईफोन, वो तो आईफोन इंडिया में बन रहा है आजकल, बट पहले आप मंगाते तभी तो इंडिया में बन रहा है ना। इंडिया में उनको कस्टमर दिखे, डिमांड दिखी, तभी उन्होंने प्लांट लगाया। सोचो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होता, आपके पास कोई फोन ही ना होता जनरली, आपकी काफी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया से बाहर से आती है। इस रूम में लगी काफी चीजें इंडिया से बाहर से आती है। तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेनिफिट ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ऐसा नहीं कि खाली हम बाहर से सामान लेते हैं, इंडिया का सामान भी बाहर जाता है और अच्छे से सेल होता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, जनरली इसमें गोल्ड और मेटल्स भी आते हैं। इवन हमारे यहाँ तो कितनी स्मगलिंग होती है गोल्ड की, लोग दुबई से गोल्ड लेकर आते हैं, लोग थाईलैंड से, सिंगापुर से गोल्ड लेकर आते हैं, यहाँ वहां सस्ता मिलता है, यहाँ के उसको बेचते हैं। और एक नंबर से लाते हैं, 2 नंबर में लाते हैं छुपा के या किस तरीके से। बेसिक इतना गोल्ड तो अलाउ भी होता है कि हर बंदे को मिल सकता है, तो एक तो परमिशिबल लिमिट लेकर आ जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा छुपा कर भी ले आते हैं। आपने देखा होगा कई बार न्यूज में आते हैं, पकड़े भी जाते हैं। और कहाँ का गोल्ड होता है, लोग जूते के अंदर गोल्ड की प्लेट लगा रखी है, जूते की सोल में लगा रखी है। एक बंदे ने अपने सिर में नकली विग लगा, विग के अंदर गोल्ड लगा रखा था। कहीं पर भी गोल्ड होता है, गोल्डन मैन, गोल्ड लाना है उनको, स्मगलिंग करनी है, राइट। तो ये 4 मार्केट होगी, कौन कौन सी? लोकल, नेशनल, सिंपल। क्लियर है बात बेटे? टाइम के हिसाब से देखते हैं, यस बेटे। नेशनल एक कंट्री में जो मिलता है सामान, इंटरनेशनल जब वो कंट्री का माल दूसरे देश में भी मिलता है। इंडिया एक पूरी मार्केट है, बट उसको मैं नेशनल तब तक बोलूंगा जब तक वो सामान खाली इंडिया में बिक रहा है। जब वो माल इंडिया से बाहर जाके दूसरे देशों में बिकने लगेगा उसको मैं इंटरनेशनल बोल दूंगा। ये फर्क है थोड़ा सा। टाइम के हिसाब से 4 बातें, कितनी बातें? वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग का एक और नाम है सेकुलर। क्या है? वेरी शॉर्ट, बहुत कम समय वाली मार्केट, पेरिशेबल गुड्स की, जनरली ऐसी मार्केट जहां पर ना कुछ भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन कांट भी इंक्रीज, कांट भी। एक छोटा सा जो है ना दुकानदार है, वो सामान बनाता है, छोटा ढाबे वाला, बिल्कुल छोटा ढाबे वाला, रोज दोपहर को इतनी सब्जी बनाता है वो। आप एकदम चले गए भैया आधे घंटे में इतनी सब्जी और चाहिए, क्या वो दे पाएगा आपको? ना तो उसके पास कच्चा माल है, ना ही उसके पास स्टाफ है, वो कहेगा नहीं। अब कई रेडी वाले, ढाबे वाले घर से सामान बना के आते हैं, उतना ही होता है, उसको बढ़ाया क्योंकि वो वेरी शॉर्ट पीरियड है, वो तैयार करके आया, आज कुछ नहीं कर सकता। एक होता है शॉर्ट, कौन सा होता है? ये थोड़ा सा बड़ा होता है वेरी शॉर्ट से, बट जनरली वेरिएबल से बढ़ाई जा सकती है। देखो एक होता है फिक्स फैक्टर, होता है वेरिएबल फैक्टर। थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ाई, कैसे? वो ढाबे वाला शाही पनीर बना के आया, आपने कहा भैया आप 4 प्लेट चाहिए, आपके पास पड़ी है 3 प्लेट, वो थोड़ा पानी डालेगा, थोड़ा पनीर डालेगा, डाल देगा, आपका काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट रन। क्या बोलते हैं? जो थोड़ा सा बड़ा है वेरी शॉर्ट से, और जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है थोड़े से वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर। देखो 2 तरह के फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स जो बढ़ाए नहीं जा सकते, जैसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप एकदम नहीं तो खरीद नहीं सकते, दूसरी बढ़ा नहीं सकते। कैपिटल है, आपकी रोज की इन्वेस्टमेंट, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। बट लेबर को आप बढ़ा सकते हो, एकदम लेबर मिल गई तो आप बढ़ा दोगे, उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, राइट। मान लो ढाबे वाले के पास कच्चा सामान पड़ा है, उसने अपने किसी बंदे को फोन किया, 1 घंटे के लिए आ जाए हेल्प कर दे, तो उसने 1 घंटा आगे थोड़ी बहुत सब्जी बना दी एक्स्ट्रा, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। कौन सा? एक होता है लॉन्ग। क्या होता है? लॉन्ग में आप सब कुछ बढ़ा सकते हो। एक आदमी 5-10 साल से बिजनेस कर रहा है, वो कैपिटल पूंजी बढ़ा लेगा, वो बिल्डिंग भी एडिशन ऐड कर लेगा। मान लो उसका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट छोटा बड़ा है, कस्टमर रोज ज्यादा आते हैं, वो साथ में बिल्डिंग भी ले लेगा। लॉन्ग रन में सब कुछ बदला जा सकता है। अब देखो वो रेस्टोरेंट अपने आप को रेनोवेट भी कर लेता है, पहले एक छोटी दुकान होती है, दुकान का शोरूम बन जाता है एक दिन। लॉन्ग रन में। कब? शॉर्ट रन में बनता है कभी नहीं, लॉन्ग रन में बनता है। लॉन्ग रन में देखो, लॉन्ग रन में जिसने अपना बिजनेस चला लिया
वैसे भी वो इतना कैपेबल हो गया है कि उसको इतना पैसा है कि वो रिस्क भी ले लेगा और पैसा भी बढ़ा लेगा और अपने स्केल को बढ़ा लेगा। स्केल को हाईलाइट करना है इसमें, क्या बढ़ा लेगा अपना वो स्केल, मतलब होता है लेवल। हर एक चीज बढ़ाई भी जा सकती है, और देखो मैं एग्जांपल ना बढ़ाने के ले रहा हूं, घटाई भी जा सकती है, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एंड लास्ट क्या है, वेरी लॉन्ग, क्या सेकुलर। सेकुलर मूवमेंट का होता है मेजर मूवमेंट, जहां पर एनीथिंग कैन बी चेंज। अब जैसे रिलायंस टाटा है, ये लोगों का जो ये इतने बड़े पीरियड में, ये वेरी लॉन्ग रन में है अब आज की डेट में। आप इनको बोलोगे नया प्लांट लगाने लगा लेंगे, रातों रात ये कंपनीज खरीद लेते हैं, की बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं, बंद भी कर देते हैं रातों रात, इनका मन करे तो नहीं चलाना। यू नो वेरी लॉन्ग, जो वेरी रिच बिजनेस पीपल होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं। पैसा देखो बोलता है अल्टीमेटली, आप मानो ना बोलो, चाहे आदमी आदमी ना डाउन टू अर्थ हो, बट जीवन तो लग्जरी है ना। अंबानी साहब बड़ी सिंपल सी पैंट शर्ट डालते हैं ज्यादातर, वो लोग कहते हैं देखो कितना सिंपल बंदा, बिल्कुल सिंपल बंदा, डाउन टू अर्थ है, नो डाउट। पर जिस कमरे में वो सोते हैं वो तो आलीशान है। उनके घर में 600 नौकर हैं, 600 का स्टाफ है। आई शुड नॉट से नौकर, 600 का स्टाफ है। स्टाफ में सारा कुछ है, स्वीपर, गार्डनर, कुक, यू नो ड्राइवर, और क्या क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सब फिक्स है, सब घर के अंदर है। और सोचो मुझे तो 600 स्टाफ के हैं, रहता तो वो भी उसी घर में है, वो वहीं रहता है, खाता पीता भी वहीं पे है, यू नो अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। तो देर सेकुलर मूवमेंट में, वो कल को आपको 7 वाला, हमारे यहाँ होता है 7 वाला प्लाट मिल रहा है, सोचते हैं 5-10 साल बाद उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। अंबानी साहब को तो 7 वाला प्लाट मिल रहा है, उठा लो, है ना, सीधा एंट्री खाते में, बोल कितने पैसे जी, टिक, चलो जी हो गए। इसको बोलते हैं सेकुलर मूवमेंट। कौन सा बोलते हैं, जहां पर डिसीजन इंस्टेंट लिए जा सकते हैं, कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो 4 तरह की मार्केट होगी बेटे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड वेरी लो। क्यों नहीं कर सकते, कैसे आप सब्जी बना कर ले आए हो, दुकान आपकी सब्जी रात को खराब हो जाएगी, रेस्टोरेंट वाला तो बढ़िया से फ्रिज में रखेगा, कल वही पेल देगा। वेरी शॉर्ट वाला ढाबे रेडी वाले की सब्जी बचेगी, क्या करेगा, उसको खराब करेगा या बांट देगा, अगले दिन तक नहीं चलेगी बेटे, उसकी खराब हो जाएगी। उसके बाद इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर थोड़ी है, क्या बात कर रहे हो, रेस्टोरेंट वाला कर लेगा, रेडी वाला नहीं कर पाएगा, यही तो फर्क है प्रैक्टिकली। अब देखो एक ना एक आदमी एक जगह एक वीडियो भी देख रहा था, वो कहते वो एक बहुत बड़े शेफ है, उससे पूछ रहे थे यार ठेले पे, रेडी पे, ढाबे पे सामान ज्यादा टेस्टी लगता है, रेस्टोरेंट में क्यों नहीं मिलता। उसने ये जवाब दिया, वो फ्रेश बनाते हैं ना, रेस्टोरेंट वाला ग्रेवी बना के बना रखी है उसने, वो आपको क्या पता 2 दिन चले 7 दिन चले, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर है भैया, कुछ नहीं खराब होता, टेस्ट बदल जाता है, खराब कुछ नहीं होता उसके अंदर। अब वो क्या पता कोई चीज फ्रेश है या नहीं है, राइट। तो वो इंक्रीज भी नहीं करता और डिक्रीज भी नहीं। क्लियर है बात, क्लियर है बात। रेस्टोरेंट वाले को इमरजेंसी आ गई, बड़ा रेस्टोरेंट है, वो बंद कर देगा शाम को, रेडी वाले को पता है बिना कमाए घर गया तो खाना कैसे खाऊंगा, वो नहीं जाएगा, बारिश में भी खड़ा होगा रेडी वाला, बाहर जाके देखो, बाहर जाके देखो। और किसी बड़े से कैफे वाले को देखो, भरपूर बारिश है ना, 12 बजे तक खोलेगा नहीं, उसको पता कस्टमर तो आने नहीं, रेडी वाला भी इसी उम्मीद में कि मेरे जैसा कोई तो घूम रहा होगा जो जिसको खाना खाना होगा तो वो आएगा। तो इंक्रीज भी नहीं होता और डिक्रीज भी। अच्छा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर भी डिपेंड करता है, आप किस तरीके की ट्रांजैक्शन कर रहे हो। एक होती है स्पॉट ट्रांजैक्शन, एक होती है फ्यूचर ट्रांजैक्शन। स्पॉट को हम बोलते हैं इंस्टेंट कैश ट्रांजैक्शन। कौन सी पूछते हैं, आप दुकान पे गए, आपने 10 का नोट दिया, बिस्किट ले लिया, खत्म बात, पैसे दो जूते लो, है ना, वो वाली बात। ट्रांजैक्शन आर डन ऑन इमीडिएट बेसिस, इमीडिएट बेसिस। एक होती है फ्यूचर मार्केट, ये जनरली शेयर मार्केट का पार्ट है, बट रियलिटी में भी होती है, जहां पर हम बुकिंग तो कर लेते हैं मगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी फ्यूचर में। डिलीवरी कब होगी, मैंने आपके पास आके मिठाई बुक कर, मैंने कहा 5 किलो लड्डू चाहिए 4 तारीख को, फ्यूचर ट्रांजैक्शन है, लड्डू फिक्स हो चुका है, प्राइस फिक्स हो चुका है, क्या पता मैंने एडवांस दे दिया हो कुछ, बट मैं बाकी पैसे कब दूंगा, 4 को। आप डिलीवरी कब दोगे, आज क्या है, लेट्स से 20 आज, तो 14 दिन पड़े हैं, इसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन। कौन सी बोलते हैं, जो ट्रांजैक्शन इमीडिएट बेस पर होती है उसको बोलते हैं स्पॉट ट्रांजैक्शन, स्पॉट मार्केट। जितनी भी कंज्यूमर मार्केट है जनरली स्पॉट मार्केट होती है। कुछ आइटम जैसे मिठाई या बेकरी की आइटम वो बुकिंग पे चल जाती हैं,
फ्यूचर में। लेकिन जो आपकी सीमेंट वाली मार्केट है, मशीनरी वाली मार्केट है, वो जनरली फ्यूचर पे चलती है। किस पे चलती है? आपको जापान से मशीनरी इंपोर्ट करनी है, पहले कुछ पैसा दोगे, ये थोड़ी कि सुबह पैसा दोगे शाम को मशीन आ जाएगी। और शेयर मार्केट में फ्यूचर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। हमने एक शेयर बुक कर देते हैं, हम डिलीवरी लेंगे अगली 15 तारीख को, जहां पर पैसा अभी जा रहा है। अच्छा, पैसा उधार में भी हो सकता है। सामान पड़ोसी आपकी दुकान है, जान पहचान के, उधार भी देगा, डिलीवरी तो होगी ना आपको। मेन डिलीवरी को सोचो, किसको सोचो? अगर सामान की डिलीवरी आज ही हो रही है, अभी हो रही है, उसको बोलते हैं स्पॉट। और जहां पर डिलीवरी हम लेंगे फ्यूचर डेट में, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड या फ्यूचर। क्लियर है बेटे बात यहां तक? यस और नो? पक्की बात है? ये अब बड़े आसान सा रेगुलेशन। देखो हमारे यहां पे ना कई रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं। अगर आपकी मार्केट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेटेड है तो उसको बोलते हैं रेगुलर मार्केट। जैसे कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। और एक होती है विच इज नॉट कवर्ड बाय रेगुलेशन, जैसे कोई भी मार्केट। देखो यहां बाजार लगता है, बाजार है, ये बाजार भी कहीं से परमिशन ले रखा होगा, म्युनिसिपल कमेटी से या कहीं से, रेगुलेटेड है। एक होता है ना महीने में या 15 दिन में एक बार वो कपड़े की वो लगाते हैं, कैजुअल मार्केट होती है ना, कपड़े की वो टेबल लगा के उस पर कपड़े रख देते हैं, वो कहीं से रेगुलेटेड नहीं है, उनको बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। कौन सी बोलते हैं? क्योंकि ना तो उनके पास जीएसटी है, ना उन्होंने कहीं से परमिशन ले रखी है, इस तरीके से ही वो चल रहे हैं। यस, मेले वगैरह नहीं बोले, मेले तो परमिशन लेके लगते हैं। नॉर्मल बाजार में संडे को दुकान बंद है, दुकान के बाहर एक बंदे ने रेडी लगा दी कपड़े की या जूते की, उसकी बात कर रहा हूं। मेले तो प्रॉपर परमिशन लेके लगते हैं, मेले रेगुलेटेड होते हैं। जो आदमी रेगुलर मेले लगाता है ना, उसके तो जीएसटी का प्रोविजन भी है, उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो अलग बात है। जो बिना परमिशन के या बिना रेगुलेशन के, उसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड। मेले में तो लाइसेंस लेना पड़ता है हर एक व्यक्ति को प्रॉपर, तो वो तो रेगुलेटेड है, प्योरली रेगुलेटेड है, ध्यान रखिए उस बात को। वहां तो जीएसटी वाले आते भी हैं इंक्वायरी करने, आपकी कितनी सेल है, आपकी सेल ज्यादा तो आपको नोटिस भी दे जाते हैं कि नंबर लो। हम अनरेगुलेटेड की बात करें, किसकी बात करें? जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, जिसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। होती है मार्केट, हमारे बाजार में जाके देखो आप, संडे को लगे होते हैं सारे। यार एक रेडी वाला किससे रेगुलेट है? किससे रेगुलेट है जनरली? उसकी सेल जितनी मर्जी हो। हमने तो कई बार केस देखे हैं, एक इनकम टैक्स ऑफिस के बाद, पुराना इनकम टैक्स ऑफिस के बाद रेडी वाला लगाता था, इतनी सेल थी। एक दिन उसने इनकम टैक्स वाले भी वहीं खाना खाते थे, छोले भटूरे, रियल स्टोरी है ये। उसने उससे पूछ लिया कितनी सेल है तेरी, कह रहा बाबूजी इतनी है। वो हैरान, इतनी सेल है? उसने कहा इसकी मेरी सैलरी से 10 गुना तो ये कमाता है। फिर कहता तू इनकम टैक्स भरता है, रिटर्न वगैरह भरता है? उसने कहा नहीं। कह रहा ठीक है, वो चला गया। 4 दिन में उसने उसको नोटिस भिजवा दिया। ध्यान रखें, आप किससे बात करें वो आपकी खबर लीक कर सकता है। उसी ऑफिसर ने नोटिस भिजवाया उसको, देख के चलो। अच्छा वो अलग बात है, उसने भी नोटिस का जवाब दिया, उसका बहुत पैसा, उसने बढ़िया सा सीए हायर किया, थोड़ा सा टैक्स भरा, आज भी वो वहीं रेडी लगाता है। इनकम टैक्स ऑफिस शिफ्ट हो गया, रेडी शिफ्ट नहीं हुई। और अलग बात है, उस ऑफिसर ने भी जब तक वो वहां पर रहा उससे ही खाना खाया। बट करते हैं ऐसे, करना पड़ता है। तो आप अगर अनरेगुलेटेड है तो आपके पास एक ही तरीका, आप बताओ ना कि हम अनरेगुलेटेड हो, या बताओ ना कि हमारी इनकम क्या है या सेल क्या है। आपको नहीं पता, दुकान पे पहुंच जाते हैं लोग कई बारी। हमारे एक क्लाइंट की ना स्टेशनरी शॉप थी, है मतलब, उस समय जीएसटी नंबर नहीं था, सेल कम दिखाता था वो। अब एक्चुअल में कम भी थी, कहीं को होता ना कि अपनी बढ़ाई करने का। तो एक ना मैडम वहां पे पेन लेने आई, तो उसने बड़ी देर लगे, उसने पूछा इतनी भीड़? कह रहा हाँ हमारे पास इतनी भीड़ आती है। कहती कितनी सेल होती है आपकी? 20 लाख की लिमिट थी इनिशियली जीएसटी में गुड्स की। उसने कहा, उसने ऐसा हिसाब लगा कि 2-3 लाख हो जाती है महीने की। अब महीने की 2-3 लाख, साल की कितनी होगी? 40-50 लाख होगी ना, 36 लाख के करीब होगी। बस उसी मैडम ने जीएसटी का नोटिस भेजा, और जीएसटी वाली मैडम थी, उसके पड़ोस में दुकान थी, वो पेन लेने की थी। देखो पेन के चक्कर में बेचारा फंस गया ना। तो ध्यान होगी, इसलिए तो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, आपने तो बंदे के कान में बताई ये बात है। उसी मैडम ने नोटिस भिजवाया। अब उसको पता चल गया है कि उस मैडम ने भिजवाया। वो मैडम पेन लेने देने पैसे मिल लेता, करे ले जा यार, तू ले जा, पेन भी फ्री में ले जा। देख रहे हो? तो ध्यान रखें इन चीजों का। आप अगर अनरेगुलेटेड हो तो आपके ऊपर हमेशा डंडा है, तलवार लटकी हुई है, कि कभी भी रेगुलेटर आके आपको चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम समझते हैं? छोटा बड़ा। आप अपने पड़ोस की दुकान पे सामान लेने जाते हो, वह रिटेल मार्केट क्या है?
जहां पर कंज्यूमर जाता है सामान खरीदता है, और जहां पर रिटेलर जाता है सामान खरीदने, वो क्या होती है? होलसेल मार्केट। क्या होती है? आप अपने पड़ोस में बिस्किट खरीदने जाते हो किराना की दुकान से या कन्फेक्शनरी की शॉप से, वो रिटेल है। वो कन्फेक्शनरी वाला किसी होलसेलर से सामान उठाता है, वो क्या है? होलसेल मार्केट। कौन सी है? कभी भी कंपनियां रिटेलर पे डायरेक्ट सामान नहीं पहुंचाती, या कंज्यूमर पे तो नहीं पहुंचाती। देयर आर सर्टेन चेन्स। पहले कंपनी होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर होलसेलर्स होते हैं, फिर रिटेलर्स होते हैं। इस तरीके से काम चलता है। एंड लास्ट टॉपिक जो प्रैक्टिकली मेरा मेन चैप्टर है, अब आया मेरा मेन चैप्टर, कंपटीशन के बेस पर। किसके बेस पर? कंपटीशन के बेस पर होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और एक होती है इम्परफेक्टली। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में एक ही है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट में तीन है। कौन कौन से पढ़ना नाम? मोनोपोलिस्टिक। टोटल कितने हो गए ये चार ही मुझे पढ़ने हैं, ये चार ही मुझे। कौन कौन से चार हैं? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली। राइट। ये ना वो जो चेंज वाली बात की थी ना हमने, उसी का एक्सप्लेनेशन है। मैंने कहा था कि आप शॉर्ट रन में चेंज करते हो खाली वेरिएबल, और लॉन्ग रन में क्या चेंज करते हो? देखो, लॉन्ग रन में ना आप लेबर एक्स्ट्रा लगा सकते हो, रॉ मटेरियल लगा सकते हो। लॉन्ग शॉर्ट रन में, सॉरी, लॉन्ग में आप कैपिटल भी ज्यादा लगा सकते हो। उसी को बता रखे, देखिए। शॉर्ट रन में ना एक होती है लैंड, होती है फिक्स्ड या कैपिटल, और लेबर होती है वेरिएबल। लैंड हमेशा क्या रहती है शॉर्ट रन में? कांस्टेंट। और लेबर को मैं क्या करता हूं? राइट। इससे प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती है। देखो मैंने ऊपर साइन बनाया, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही है, मगर स्लोली स्लोली। मगर लॉन्ग रन में जाके क्या होता है? लॉन्ग रन में सब कुछ क्या होता है? वेरिएबल। लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन स्पीड से बढ़ती है। प्रोडक्शन किससे बढ़ती है? आप खुद सोचो, एक आपकी फैक्ट्री है, अभी एक 1.5 साल से है या 6 महीने से है, और एक आप 5 साल पुरानी फैक्ट्री, स्टेबल फैक्ट्री है। किसमें आप प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा सकते हो? जहां पे आप 5 साल पुराने हो, जहां पे आप, क्योंकि पैसा भी आ गया, मार्केट भी आ गई, चीजें भी आ गई, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। चलिए, ये स्पोर्ट मार्केट का एग्जांपल है। देखिए, आप एक सीमेंट शॉप पे गए, मिस्टर ए ने कहा मुझे 10 बैग सीमेंट दे दो, पैसे दिए, डिलीवरी ले गए। कौन सी मार्केट है? पैसे देके डिलीवरी ले ली आपने, सीमेंट लेके साथ साथ, यस और नो? डिलीवरी देखो, डिलीवरी कब हुई? साथ साथ हुई। कौन सी मार्केट है? देन आपने शॉप वाले से एग्रीमेंट किया, भैया हमारे को ना 1000 बैग चाहिए, हम अपना मकान बना रहे हैं, फ्यूचर डेट पे चाहिए। डिलीवरी कब होगी? प्राइस फिक्स हो गया है। अब प्राइस बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिलीवरी की डेट है फ्यूचर में। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। कौन सी मार्केट? पैसे बाद में देंगे, वो फ्यूचर मार्केट नहीं है। उधार तो चलता ही है, क्रेडिट तो चलता है मार्केट में। इसमें पैसे को आप ना देखिए, डिलीवरी को देखिए। किसको देखिए? हमारे यहाँ बिजनेस में जनरली 10-15 दिन, महीना, 45 दिन का क्रेडिट तो वैसे ही मिलता है। तो आप पैसे के नाम पर नहीं डेट चेंज कर सकते, आप टाइप चेंज करेंगे डिलीवरी के हिसाब से। किसके हिसाब से? एक बार बच्चों 5 मिनट दे रहा हूं, यहां तक पढ़ें, जल्दी से पढ़ें एक बार, फिर आगे देखते हैं, कोई डाउट है तो।
चलिए, कोई डाउट बचे यहां तक? पढ़ा है? पक्की बात है? इसके बाद एक टेबुलर भी लिखवाया था ना शायद। आपकी ना बुक्स में एक टेबल दे रखा है, बुक्स लाए हो एक होगी? चलो मैं दिखा देता हूँ, वो आपने नोट करके आना है। देखो एक बारी। ये देखिए सामने ध्यान देंगे, एक ना मार्केट फॉर्म्स का कंपेटिटिव एनालिसिस है, इसमें सारी मार्केट की डिटेल है। एक बार इसको देखो, इसको पढ़ के लिख के आना है, एक बार पढ़ना भी है, ठीक है? नोटबुक में पेज नंबर बताना कौन सा है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको एक बारी। इसके नोट करने के बाद इसका आगे का टॉपिक उठाएंगे, ठीक है? अभी का टॉपिक क्या होता है यहाँ पर? चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम, जय माता दी।